नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन सीधा आपको ले चलते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम में, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर इतना जोर नहीं दिखाया गया। पहले गांव हो या शहर, हर खिलाड़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसे स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ता था। इसमें खिलाड़ियों का बहुत समय निकल जाता था। कई बार दूसरे शहरों में जाकर रहना पड़ता था। बहुत से युवा तो इस वजह से अपना पेंशन तक अपना यानी इस प्रकार का जो उनका जो पैशन था, उनको करने का जो मूड था, उसको भी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे। हमारी सरकार आज खिलाड़ियों की इस दशकों पुरानी चुनौती का भी समाधान कर रही है। अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो योजना थी, उसमें भी पहले की सरकार ने 6 साल में सिर्फ 300 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि खेलो इंडिया अभियान के तहत हमारी सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। बढ़ते हुए स्पोर्ट्स इंफ्रा की वजह से अब ज्यादा खिलाड़ियों के लिए खेल से जुड़ना आसान हो गया है। मुझे संतोष है कि अब तक खेलो इंडिया गेम्स में 30,000 से अधिक एथलीट्स हिस्सा ले चुके हैं। इसमें भी 1,500 खेलो इंडिया एथलीट्स की पहचान करके उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है। इन्हें आधुनिक स्पोर्ट्स एकेडमीज में टॉप क्लास ट्रेनिंग भी दी जा रही है। 9 वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष का केंद्रीय खेल बजट भी 3 गुना बढ़ाया गया है। आज गांवों के पास भी आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। देश के दूर सुदूर में भी अब बेहतर मैदान, आधुनिक स्टेडियम, आधुनिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज बनाई जा रही है। यूपी में भी स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लखनऊ में जो पहले से सुविधाएं थी, उनका विस्तार किया गया है। आज वाराणसी में सिगरा स्टेडियम आधुनिक अवतार में सामने आ रहा है। यहां पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च करके युवाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत ही लालपुर में सिंथेटिक हॉकी मैदान, गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में मल्टीपर्पज हॉल, मेरठ में सिंथेटिक हॉकी मैदान और सहारनपुर में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक के लिए भी मदद दी गई है। आने वाले समय में खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत ऐसी ही सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा। साथियों, हमने इस बात पर भी फोकस किया है कि खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अवसर मिले। जितना ज्यादा खिलाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं, उतना ही उनका लाभ होता है, उनका टैलेंट निखरता है। उन्हें यह भी पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, हमें अपना खेल और कहां सुधारना है, हमारी कमियां क्या है, गलतियां क्या है, चुनौतियां क्या है। कुछ साल पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत के पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी। आज इसका विस्तार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स तक हो चुका है। देश के हजारों खिलाड़ी इस प्रोग्राम के तहत स्पर्धा कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे तो खुशी है, भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसद खेल प्रतियोगिता चलाते हैं। उसमें हजारों की तादाद में एक एक संसदीय क्षेत्र में नौजवान बेटे बेटियां खेलकूद में हिस्सा लेती है। आज देश को इसके सुखद परिणाम भी मिल रहे हैं। बीते वर्षों में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
ये दिखाता है कि भारत के युवा, हमारे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास आज कितना बुलंद है। साथियों, खेल से जुड़ी स्किल हो या फिर खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरी विधाएं हो, सरकार कदम कदम पर खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पोर्ट्स को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना प्रस्तावित है। स्पोर्ट्स अब पाठ्यक्रम का हिस्सा होने जा रहा है। देश की पहली राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी के निर्माण से इसमें और मदद मिलेगी। अब राज्यों में भी स्पोर्ट्स स्पेशलाइज्ड हायर एजुकेशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश बहुत प्रशंसनीय काम कर रहा है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का उदाहरण हमारे सामने है। इसके अलावा आज देश भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स की भी स्थापना की जा रही है। करीब 2 दर्जन नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सलेंसी भी खोले गए हैं। इन सेंटर्स पर प्रदर्शन को सुधारने के लिए ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स यानी उसके लिए भी सपोर्ट दिया जा रहा है। खेलो इंडिया ने भारत के पारंपरिक खेलों की प्रतिष्ठा को भी पुनर्स्थापित किया है। गटका, मलखम, थांग ता, कलीरपट्टू और योगासन जैसी विभिन्न विधाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी हमारी सरकार स्कॉलरशिप दे रही है। साथियों, खेलो इंडिया प्रोग्राम से एक और उत्साहजनक परिणाम हमारी बेटियों की भागीदारी को लेकर आया है। देश के अनेक शहरों में खेलो इंडिया विमेंस लीग का आयोजन चल रहा है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 ये सीधा प्रोग्राम आप देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया कि खिलाड़ियों को एक ये प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर वो अपनी प्रतिभा को निखार सके। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की विस्तार के साथ। कांग्रेस की ओबीसी बैठक को लेकर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कहा है कि कांग्रेस देश को जातियों में बांटना चाहती है। कांग्रेस यूपी में 30 साल अपने अस्तित्व की तलाश में जुटी हुई है। कांग्रेस ने जनता को हमेशा बांटा है। देखिए, कांग्रेस हमेशा बंटवारे की बात करती रही। कांग्रेस के नेतृत्व में देश बंट गया। कांग्रेस जातियों में बांट देना चाहती है भारत को, और 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। सब उन्होंने प्रयोग अपना लिए। जब कोई मुद्दा हाथ नहीं लगा तो अब एक उधार का मुद्दा, जिसे समाजवादी पार्टी बहुत दिन से करी थी, उसको लेकर मैदान में आ गई। जहाँ तक मेरी जानकारी है, बिहार में इस तरह का काम शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ के उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है। जातियों में लोगों को विभाजन करना ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस आगामी दिनों में राज्यव्यापी मंडल सम्मेलन शुरू करने पर विचार कर रही है, जिसमें जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए जिलावार आंदोलन की रूपरेखा यह तय की जाएगी। सम्मेलन में मंडलवार नेताओं को जिम्मेदारी भी तय की गई है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर गुरुवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रजीत यादव की पुण्यतिथि पर जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण को लेकर सम्मेलन यह हुआ, जिसमें प्रदेश भर से 200 से अधिक ओबीसी नेताओं ने हिस्सा लिया है और इसको लेकर सपा ने समर्थन भी दिया है। सपा ने भी कांग्रेस की ओबीसी बैठक को सही बताया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पिछड़ों का आरक्षण लगातार उनके हक को खाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, जो जारी है। समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की मांग को दोहराती रहेगी। आज कांग्रेस ने जाति जनगणना की मांग की है, समाजवादी पार्टी उसका समर्थन भी करती है और लगातार समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाती रही है। समाजवादी पार्टी जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, जाति जनगणना की मांग को दोहराती रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।